राधे राधे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राधे कृष्णा टेक्निकल एजुकेशन में एक बार सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले जो विद्यार्थी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर करें। देखो विद्यार्थियों की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सोल्डरिंग के बारे में कि सोल्डरिंग कहते किसे हैं। साथ में हमने देखा था कि सोल्डरिंग करने के लिए मुख्यतः किन किन क्रियाओं का यूज किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था टिनिंग को, टैकिंग को और फ्लोटिंग को। उसके बाद हमने देखा था फिलर धातु, जिसे हम सोल्डर तार के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने देखा कि किसे कहते हैं। साथ में हमने उसके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि सोल्डर कितने प्रकार का होता है। तो देखो, जो हमारा सोल्डर है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होगा। जो हमारा सोल्डर तार है, जो हमारा सोल्डर होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। वो जो हमारे सोल्डर का जो प्रकार है वो किसके आधार पर देखा जाता है? इसके गलनांक के आधार पर देखेंगे कि जिस पदार्थ का गलनांक क्या होगा, कम होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा नर्म सोल्डर। क्या कहलाता है? हमारा नर्म सोल्डर कहलाएगा। और जिसका गलनांक क्या होगा? अधिक होता है। जिस सोल्डर का गलनांक अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा कठोर सोल्डर कहलाता है। क्या कहलाएगा? कठोर सोल्डर कहलाएगा। जिस पदार्थ या जिस सोल्डर का गलनांक अधिक होगा वो तो क्या कहलाएगा? हमारा कठोर सोल्डर। और जिसका गलनांक क्या होगा? कम होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा नर्म सोल्डर कहलाता है। तो सोल्डर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नर्म सोल्डर और एक कठोर सोल्डर। जिसका गलनांक कम वो क्या कहलाएगा? हमारा नर्म सोल्डर। और जिसका गलनांक अधिक वो क्या कहलाता है? हमारा कठोर सोल्डर कहलाता है। तो पहली हेडिंग डालो, कठोर सोल्डर, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। पहला क्या रहने वाला आपका? कठोर सोल्डर। तो कठोर सोल्डर अभी हमने देखा था कि जिस पदार्थ का गलनांक क्या होता है? अधिक होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा कठोर सोल्डर कहलाता है। तो कठोर सोल्डर किसे कहेंगे? वह सोल्डर जिसका गलनांक उच्च होता है, वह सोल्डर जिसका गलनांक उच्च होता है कठोर सोल्डर कहलाता है। तो देखो, वह सोल्डर जिसका गलनांक क्या होगा? उच्च होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा कठोर सोल्डर कहलाता है। अब देखो, दूसरा पॉइंट इसी के अंदर आता है कि कठोर सोल्डर का गलनांक कितने के लगभग होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कठोर सोल्डर का गलनांक कठोर सोल्डर का गलनांक 420 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। लगभग 420 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा? इसका गलनांक अधिक होता है। तो जो आपका कठोर सोल्डर है उसका गलनांक 420 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन कभी कभार एग्जाम में इस तरीके से भी आ जाता है कि कठोर सोल्डर का कार्यकारी तापमान 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एक रेंज दे देता है कभी कभार। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके ऐसे के ऐसे कि कठोर सोल्डर का गलनांक होता है तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले गलनांक से अधिक क्या होगा? इसका गलनांक अधिक होता है। साथ में इसका
अगर ये वाला स्टेटमेंट आता है कि कठोर सोल्डर का कार्यकारी तापमान कितना होगा, तो इसकी एक रेंज होती है, कितने से लेकर कितने तक, 350 से लेकर 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी क्या होगी, आपकी एक रेंज दे देता है। तो हमेशा ध्यान रखना है इन दोनों चीजों के बारे में कि जो कठोर सोल्डर है इसका गलनांक कितना होता है, 420 से अधिक होगा, साथ में इसका कार्यकारी तापमान कितना होता है, 350 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब देखो दूसरी चीज, इसके बाद जो कठोर सोल्डर होता है वो भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो कठोर सोल्डर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जो आपका कठोर सोल्डर है वो भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और दोनों प्रकार कौन कौन से रहने वाले हैं, इसमें लिखो, एक कहलाएगा आपका स्पेल्टर सोल्डर और एक कहलाता है हमारा सिल्वर सोल्डर। देखो जो हमारा कठोर सोल्डर है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका स्पेल्टर, दूसरा क्या होता है आपका सिल्वर सोल्डर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कठोर सोल्डर आपका हार्ड सोल्डर है वो भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, स्पेल्टर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर। पहले तो देखे हमने कि मुख्यतः सोल्डर कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, नर्म और कठोर सोल्डर। उसमें भी अब हम देख रहे हैं कि कठोर सोल्डर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका स्पेल्टर सोल्डर और एक होता है हमारा सिल्वर सोल्डर। तो देखो जो आपका स्पेल्टर सोल्डर है इसके अंदर मुख्यतः किस किस का मिश्रण होता है, तांबा प्लस जस्ता, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिंक। अभी आगे इसकी पूरी डेफिनेशन देख रहे हैं। तांबा प्लस जस्ता मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हमारे स्पेल्टर सोल्डर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो सिल्वर सोल्डर है उसके अंदर क्या क्या रहता है आपका, सिल्वर जो सोल्डर होता है उसके अंदर क्या रहेगा, तांबा प्लस सिल्वर। इसके साथ क्या डाल दिया जाता है, चांदी की मात्रा बढ़ा दी जाती है। तो तांबा प्लस चांदी आपका क्या कहलाएगा, सिल्वर सोल्डर कहलाता है। तो इसमें आपकी चांदी साथ में आ जाती है और थोड़ा सा इसमें तांबा चांदी के साथ साथ जस्ता और टिन का भी मिश्रण रहता है आपका। तो सिल्वर जो सोल्डर होता है तांबा प्लस चांदी प्लस टिन और जस्ते का हल्का सा इसमें मिश्रण किया जाता है, लेकिन मुख्यतः माना किसको जाता है, तांबा प्लस चांदी, क्योंकि ये क्या है अपने आप में सिल्वर है। तो सिल्वर क्या हो जाएगा, चांदी का मिश्रण होता है। तो यहां तक राइट डाउन करो, कर लिया सभी ने, आगे देखो फिर समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है ना, अब आ जाओ। इसके बाद आता है हमारा कठोर सोल्डर में पहला है स्पेल्टर। देखो पहले समझ लो स्पेल्टर सोल्डर, इधर देखो सभी, स्पेल्टर सोल्डर के अंदर क्या होगा कि इसका जो गलनांक है वो सिल्वर सोल्डर से क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है। हमेशा ध्यान रखना जो स्पेल्टर है उसके अंदर, वैसे ये है कौन सा, कठोर सोल्डर है दोनों। अब कठोर सोल्डर का हमें पता है कितना होता है गलनांक, 420 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने वाला है, लेकिन जो आपका स्पेल्टर है वो भी सिल्वर सोल्डर की तुलना में क्या होता है, थोड़ा बहुत अधिक होता है। तो जो आपका स्पेल्टर है, स्पेल्टर इसका देखो स्पेल्टर सोल्डर कहते हैं, इस सोल्डर में मुख्यतः तांबा तथा जस्ता यानी जिंक मिलकर स्पेल्टर सोल्डर का निर्माण करते हैं। जो आपका स्पेल्टर सोल्डर है वो मुख्यतः किस किस से बना होता है, तांबा प्लस जस्ता यानी जिंक से मिलकर स्पेल्टर सोल्डर का निर्माण होता है। अब देखो जो आपका स्पेल्टर सोल्डर है उसको मुख्यतः तीन प्रकार से बना सकते हो।
पहला होता है आपका कॉपर, तांबा प्लस जस्ता, जिसको क्या बोलोगे आप, जिंक। तांबा प्लस जस्ता, तो पहले रेशो में तो 50% क्या रहेगा आपका, तांबा, और जस्ता भी कितना रहता है, 50% ही आपका जस्ता रहता है। ठीक है, तो पहला रेशो इस तरीके से जो बनाया जाएगा वो भी क्या कहलाता है, हमारा स्पेल्टर ही कहलाता है। दूसरा देखो, दूसरे के अंदर तांबा कितना हो जाता है आपका, 63% क्या होगा, तांबा होगा, प्लस जस्ता कितना हो जाएगा, 37% आपका क्या हो जाता है, उसके अंदर जस्ता हो जाता है। 63-37 के रेशो में चलेगा। तीसरा आपका जो इसका मिश्रण होता है, तांबा प्लस जस्ता प्लस तीसरी क्या धातु मिला दी जाएगी इसमें, टिन और मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है, टिन भी मिला दिया जाता है। हल्का सा इसमें क्या मिला देंगे हम, टिन मिला देंगे। तो तांबा कितना है इसमें 50%, जस्ता कितना रहेगा 37% और 13% आपका क्या आ जाता है, टिन आ जाता है। तो ये 3 प्रकार से हमारा कौन सा स्पेल्टर बनाया जाता है। तो इसको राइट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। देखो कर लिया राइट डाउन सभी ने। अब देखो इसके बाद में जो आपका कठोर सोल्डर है उसी का दूसरा पार्ट क्या है, सिल्वर सोल्डर। तो जो सिल्वर सोल्डर होगा, तो देखो सिल्वर सोल्डर के अंदर लिख लिया ना ये तो पूरा। इसके अंदर आ जाओ, दूसरा रहेगा आपका सिल्वर सोल्डर। इसी के अंदर हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है हमारा बी कठोर में सिल्वर सोल्डर। देखो इसके अंदर क्या रहेगा आपका, सिल्वर जो सोल्डर है उसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, तांबा प्लस चांदी। जो आपका सिल्वर है उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है, तो इसको बोलते हैं हम सिल्वर सोल्डर। तो पहला तो लिखो इसका गलनांक, इसका गलनांक स्पेल्टर सोल्डर की तुलना में कम होता है। इसका गलनांक स्पेल्टर सोल्डर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। साथ में देखो दूसरी चीज, इसमें तांबे के साथ, इसमें तांबे के साथ सिल्वर की मात्रा मिलाई जाती है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, इसमें तांबे के साथ किसकी मात्रा मिलाई जाती है, आपके सिल्वर की मात्रा मिलाई जाती है। तीसरी चीज इसके अंदर इस सोल्डर का उपयोग आभूषणों, इस सोल्डर का उपयोग आभूषणों में किया जाता है। देखो इस सोल्डर का उपयोग आभूषणों में किया जाता है। जो आभूषण बनाए जाते हैं उनके अंदर जो टाके लगाए जाते हैं उसके अंदर किसका उपयोग करते हैं हम, सिल्वर सोल्डर का उपयोग करते हैं। और जो आपका सिल्वर सोल्डर है वो किस किस का मिश्रण होता है,
तांबे और सिल्वर, तांबे के साथ इसमें किसकी मात्रा मिलाई जाती है? सिल्वर की मात्रा मिलाई जाती है। तो यहां से इस सोल्डर का उपयोग आभूषण जैसे चांदी के या सोने के या जो जर्मन सिल्वर होता है उनके जो आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं उनके अंदर हम किस सोल्डर का उपयोग करते हो? सिल्वर सोल्डर का उपयोग करते हैं। अब देखो सिल्वर सोल्डर के अंदर जो मिश्रण होता है वो किस किस का होता है? तांबा प्लस चांदी। देखो इसके अंदर पहला है जो चांदी की चीज है, इसको हिंट डालकर इस तरीके से लिख लो, चांदी के तारों को जोड़ने के लिए, जो चांदी के तार होते हैं उनको जोड़ने के लिए किसका मिश्रण तैयार किया जाता है? तांबा प्लस चांदी का तैयार किया जाता है। इसमें तांबा कितना होता है आपका? 33%। तांबा कितना रहता है? 33% तांबा है। तो चांदी कितनी होगी? 67% इसके अंदर क्या रहती है? चांदी रहती है। तो आपको ये पूछ सकता है और पूछा जा चुका है एग्जामों में कि चांदी के तारों को जोड़ने के लिए कौन से सोल्डर का यूज किया जाता है? तो पहली चीज तो क्या आपका? सिल्वर सोल्डर। साथ में अगर मिक्सचर पूछता है, मिश्रण पूछता है या अनुपात पूछता है तो किस किस का अनुपात होता है आपका? तांबा प्लस चांदी का अनुपात होता है। तो तांबे का रेशो कितना होता है उसमें? 33% और चांदी का रेशो कितना होता है? 67% होता है। उसी प्रकार दूसरा है सोने। सोने के तारों को जोड़ने के लिए, सोने के तारों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? तांबा प्लस चांदी प्लस सोना। सोल्डर कैसा होगा उसके अंदर? जो सोने के तारों को अगर हमें जोड़ना है तो उसमें सोल्डर कौन सा यूज किया जाता है आपका? तांबा, चांदी और सोने का मिश्रण होता है। देखो अगर हम सोने की चीज जोड़ रहे हैं तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी? सोने की मात्रा ज्यादा होगी। तो इस सोल्डर के अंदर सोने की मात्रा कितनी होती है? 70% सोने की मात्रा होती है। चांदी की, इसके अंदर चांदी की कितनी मात्रा होती है? 10% चांदी की मात्रा होती है। ठीक है। और जो आपका तांबा है उसकी कितनी मात्रा होती है? 20% तांबे की मात्रा होती है। तो हम यहां देख रहे हैं जो सिल्वर सोल्डर है इसका गलनांक स्पेल्टर सोल्डर की तुलना में क्या होता है? कम होता है। साथ में इसमें तांबे के साथ क्या मिलाया जाता है? सिल्वर मिलाया जाता है। और इस सोल्डर का उपयोग कहां करते हैं हम? आभूषणों के अंदर करते हैं। तो आभूषणों के तार वगैरह होते हैं, वहां पे टकाई वगैरह जो की जाती है उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? जो आपका सिल्वर सोल्डर है उसका उपयोग करते हैं। अब देखो दोनों प्रकार के, जैसे अगर कोई चांदी की चीज है, अगर उस पर मुझे टकाई करनी है, टांके लगाने हैं, तो उसके लिए मैं किसका उपयोग करता हूं? इस वाले सोल्डर का उपयोग करेंगे। तो जिसके अंदर मिश्रण किस किस का होता है? तांबा प्लस चांदी का होता है। तांबा कितना होता है इसमें? 33% और चांदी कितनी होती है? 67%। यहां से हम देख रहे हैं चांदी की चीज पर टांका लगा रहे हैं तो किसकी मात्रा ज्यादा है? चांदी की। लेकिन उसमें मात्रा कितनी रहेगी? तांबे की। 33% तांबा भी रहेगा साथ में। क्लियर है? साथ में यदि हम अगर किसका काम कर रहे हैं? सोने के तारों पर टकाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किसका मिश्रण चाहिए? तांबा, चांदी और सोना, तीनों का मिश्रण चाहिए होता है। तो सोने पे कर रहे हैं तो सोने की मात्रा कितनी हो गई? 70%। चांदी 10% रहती है उसमें सोल्डर में। और जो आपका तांबा होता है उसमें कितनी रहती है? 20% रहती है। क्लियर है? तो स्पेल्टर सोल्डर का उपयोग तो कहाँ किया जाता है? आभूषणों में। साथ में एक टॉपिक पीछे छूट गया हमारा, जो स्पेल्टर होता है, स्पेल्टर सोल्डर, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? जो प्लम्बिंग के कार्य होते हैं ना, प्लम्बर होता है ना, पाइप वगैरह जोड़ने के लिए, उनके अंदर इस सोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका स्पेल्टर सोल्डर है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लम्बिंग पाइपों के अंदर। जो प्लम्बर है उनको पाइप्स को जोड़ने वगैरह के लिए इसका सोल्डर का उपयोग किया जाता है। आशा करता हूं यहां तक सबको समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है ना? सबने राइट डाउन कर लिया? आगे चले। देखो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह देख लेना, सबसे ज्यादा आता है, मैक्सिमम पूछा जा चुका है ये भी।
जो आपका सिल्वर सोल्डर है उसमें चांदी के तारों को जोड़ने के लिए इस वाले का रेशो और इस वाले का रेशो हमेशा याद रखना है। क्लियर है? अब देखो आगे ये था हमारा कठोर सोल्डर। अब आ जाओ हमारे सॉफ्ट सोल्डर पे यानी नर्म सोल्डर पे। देखो इसके पश्चात हमारा है नर्म सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर, तो देखो जिस सोल्डर का गलनांक कम होता है वह नर्म सोल्डर कहलाता है। जिस सोल्डर का गलनांक कम होता है वह नर्म सोल्डर कहलाता है। साथ में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। उसका अधिक होता था और इसका क्या होगा? कम होता है। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका गलनांक क्या होगा? कम होगा। लेकिन इसका भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है कि इस सोल्डर का कार्यकारी तापमान, जो रेंज होती है ना, वो कार्यकारी तापमान 185 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो कार्यकारी तापमान है वो कितना होता है? 185 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। साथ में यदि पूछता है कि सोल्डर का गलनांक कितने से कम है तो कितने से कम रहता है? लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। उसका अधिक होता था। यहां पर इस सोल्डर का अगर कार्यकारी तापमान रेंज की बात की जाए तो कितने में उपयोगी होता है? 185 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके पश्चात देखो नेक्स्ट जो आपका है इलेक्ट्रिक कार्य होते हैं, विद्युत जो कार्य होते हैं, उनके अंदर जो सोल्डर उपयोग किया जाता है वो किसका बना होता है? टिन तथा शीशे का बना होता है। किसका? टिन और शीशा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेड। तो जो वैद्युतिक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य है उनके अंदर जो यूज किया जाता है वो कहलाता है हमारा नर्म सोल्डर। और वो बना किसका होता है? टिन प्लस शीशा, टिन और शीशा, जिसको हम लेड भी कहते हैं। अब देखो टिन का प्रतीक क्या होता है? Sn। कभी कभार डायरेक्ट इनके प्रतीकों में भी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो हमेशा ध्यान रखना टिन Sn होता है, शीशे का क्या होता है? Pb होता है। दूसरी चीज, अगर इनके अनुपात की बात की जाए विद्युत कार्यों के लिए जो इनका अनुपात होता है वो कितना होता है? 60/40 का रेशो होता है। 60% उसके अंदर टिन पाया जाता है और शीशा कितना होता है? उसके अंदर 40% शीशा होता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कार्य होते हैं उनके अंदर जो हमारा सोल्डर उपयोग किया जाता है वो भी किसका बना होता है? टिन और शीशे का ही बना होता है। टिन और शीशा अर्थात लेड का ही बना होता है। लेकिन इनके अनुपात में थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है? अंतर कर दिया जाता है। कैसे? देखो यहां पर हम किसका काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कार्य कर रहे हैं, विद्युत के कार्य करते हैं। और यहां पर जो कार्य किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के किया जाता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य होते हैं वो किस पे किए जाते हैं? कम पावर पे किए जाते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही ये होता है जहां पर वोल्टेज और धारा का मान क्या होता है? कम लिया जाता है। तो ऑटोमेटिक पावर क्या हो जाती है हमारी? कम। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कार्य किए जाते हैं वहां पर पावर कम होती है, शक्ति हमारी कम यूज होती है। तो यहां पर जो टिन है उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। कितना हो गया?
63%। जब ये 3% बढ़ रहा है तो ये कितना कम हो जाएगा, 3% इसको कम कर दिया जाता है तो ये कितना हो जाता है, 37%। तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य हैं उनके अंदर जो सोल्डर तार उपयोग किया जाता है उसके अंदर क्या क्या रहता है आपका, टिन और सीसा रहता है। ये 63 और ये 37 रहता है। देखो यदि मैं इसके गलनांक की बात करूं, इस सोल्डर के गलनांक की बात की जाए तो इसका गलनांक कितना होता है, 100 लिखा दिया मैंने, 185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हमने कुचालक और चालक की क्लास पढ़ी थी उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा देखा था इनके बारे में, चालकों में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के अंदर जो ये लिया जाता है उसके अंदर इसका गलनांक कितना लिया जाता है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लगभग 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या आ जाता है, इनमें अंतर आ जाता है गलनांक के अंदर। तो इसका गलनांक लगभग 185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका गलनांक कितना होता है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहां पर हमने देखा कि जो नर्म सोल्डर है उसके अंदर गलनांक क्या होगा, कम होता है। साथ में इसका गलनांक रेंज कितनी होती है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से होती है। साथ में यहां पर देखो जो इसका सोल्डर का कार्यकारी तापमान है वो कितना होता है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना। वो इस तरीके से भी पूछ चुका है एग्जाम में कि किस सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है। दूसरा जो आपका नर्म सोल्डर है उसका कार्यकारी तापमान होता है। तो रेंज दे रखी थी 185 डिग्री से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज होती है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में जो हम सोल्डर तार यूज करते हैं वो कितना होता है, 60/40 होता है। क्लियर है। उसी प्रकार जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य है उसके अंदर कितना रहता है, 63/37 रहता है। टिन और शीशे का ही मिश्रण किया जाता है। इनके गलनांक 185 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका होगा, इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए यूज करते हैं, और 183 किसका होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए जिसको यूज करते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर जैसे डायोड हुआ, क्या हुआ, डायोड, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाले हैं। आईसी हुई, साथ में हमारे पीसीबी हुआ, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो पीसीबी जो हमारी छोटी छोटी टीवी वगैरह होती है उनके अंदर जो प्लेट होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम पीसीबी बोलते हैं। सिलिकॉन की बनी होती है, तो उस पर जो सोल्डरिंग वगैरह की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, इस वाले सोल्डर के द्वारा की जाती है। क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ इनमें, नहीं ना। अब देखो कुछ पदार्थ और है जिनके हमें एग्जाम्स में क्या पूछ लिए जाते हैं, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट पूछे जाते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। जैसे तांबा, उसका मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेगा, आपको गलनांक पूछेगा। सोने का पूछ लेगा, टिन का पूछ लेगा। तो कुछ के तो हमने पिछली वाली क्लास में देख लिया, चालक कुचालक में देख लिया था। एक बार हल्का सा उनका भी रिवीजन हो जाएगा। 5-6 हम यहाँ उनके बारे में देखने वाले हैं। तो देखो जो हमारे इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट है जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखो इस तरीके से टेबल जनरेट कर लो। एक तरफ पदार्थ लिख लो, दूसरी तरफ मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हम बोल सकते हैं गलनांक। हाँ, इसी के साथ है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट में पदार्थ सबसे पहले जैसे सोना हुआ, दूसरा हुआ चांदी हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, तांबा हुआ, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, टिन, नाइक्रोम, टंगस्टन, इधर देखो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था, चांदी का कितना होता है,
960। इसकी एक्यूरेट वैल्यू की बात की जाए तो 961.3 के आसपास होती है, लेकिन हम सिमिलर इसको याद करने के लिए इसका क्या मान यूज करते हैं, 960 के आसपास लगभग होता है। आगे पीछे 1-2 पॉइंट होता रहेगा। उसी प्रकार एल्युमिनियम का कितना होता है, 660। देखो एग्जाम में इसी तरीके की वैल्यू होती है जो हमें कंफ्यूज करती है। देखो 960, 660, एग्जाम में वो हमें चांदी का भी पूछ सकता है या एल्युमिनियम का भी पूछ सकता है, तो दोनों ऑप्शन में होंगे तो हमें थोड़ा सा सटीक आंसर याद करना होता है। ठीक है, उसी प्रकार तांबे का कितना होता था, पहले बता दिया गया है, 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 183 185 कोई खास इफेक्ट नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू 185 के आसपास है। ठीक है, इसके बाद आपका नाइक्रोम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद टंगस्टन लगभग 3420 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, या एवरेजन हम कह सकते हैं 3400 से लेकर 3500 के बीच में लगभग होता है। अब देखो इस यूनिट में हमारे पास दो नई चीजें आ गई है। एक तो हमारा क्या आ गया, सोना। सोने का कितना होता है, 1064 डिग्री सेंटीग्रेड किसका होता है, आपका सोने का होता है। तो एक नई चीज ऐड कर लो अब अपने माइंड के अंदर कि हमें ये भी याद करना है। ये तो याद कर ही चुके हैं हम, धीरे धीरे स्टेप वाइज एक एक करते चलेंगे। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आता है वैसे वैसे उस चीज को हम कवर करते हुए बढ़ेंगे। एक आता है आपका टिन, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, क्योंकि स्पेशल है, अलग ही है एक टिन, क्योंकि टिन ही सबसे ज्यादा सोल्डर में यूज किया जाता है। तो सोल्डर का जो टिन है उसका गलनांक कितना होता है, 232 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसका कितना होता है टिन का, 232 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 331.9 डिग्री सेंटीग्रेड एक्यूरेट वैल्यू है इसकी। 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है, लेकिन इसको सिमिलर कितना माना जाता है, लगभग 232 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको माना जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनके बारे में हमें याद करना है। इनके में से एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट आपको आता है एग्जाम में, कोई सा ना कोई सा जरूर आएगा। हमेशा ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब देखो एक आता है आपका प्लम्बर सोल्डर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका केवल क्या पूछा जाता है, आपको रेशो पूछा जाता है। क्या, प्लम्बर सोल्डर। कई बार एग्जामों में, अधिकतर एग्जामों में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ये मिश्रण होता है आपका तांबा, टिन, प्लस इसके अंदर एक स्पेशल मेटल होती है एंटीमनी। क्या होती है, एंटीमनी। तांबा, टिन, एंटीमनी। तांबा होता है इसमें 33%, टिन होती है इसमें 66%। कितनी हो गई टोटल ना, प्लम्बर में तांबा होता है, तांबा होता है, तांबा, टिन, हाँ सॉरी, इसके अंदर लेड और सीसा, नो तांबा प्लस टिन प्लस सीसा होता है। ऐसे कैसा होगा, जो टिन होगा इसमें 33%, सीसा होता है आपका 66%, और जो एंटीमनी होता है वो कितना होता है, 1% होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना है। ये जो टिन होता है वो 33% होता है, सीसा होता है वो कितना होता है, 66%, और जो आपका एंटीमनी है वो कितना होता है, 1%। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिन प्लस सीसा प्लस एंटीमनी, तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्लम्बर सोल्डर का निर्माण करते हैं, जिसका रेशो है 33, 66 और 1% आपका होता है। क्लियर है, किसी को डाउट? तो आशा करता हूं आज की क्लास सभी को पसंद आई होगी। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।